डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो आवर टॉपिक विल बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले हम इस चैप्टर की वेटेज की बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज है यू विल गेट 5 मार्क्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। बट दीज 2 or 3 क्वेश्चंस they have a relation, they are asked in relation with p block elements. They are asked in relation with p block elements. Relation with p block elements मीन्स मिक्सअप करके डी और पी में से इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच there is incomplete d subshell. All those elements having incomplete d subshell, जिनमें d subshell incomplete होगी, d subshell incomplete d subshell either in ground state or in most stable oxidation state, or in any of their oxidation states, or in any of their oxidation states. तो कोई भी एलिमेंट चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन एनी ऑफ देयर, और यू कैन से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उनकी अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, अगर उनमें ग्राउंड स्टेट में या उनकी किसी भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो हम उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। इस डेफिनेशन को एलाबोरेट करने के लिए हम यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कौन से एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे और कौन से एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक्सक्लूड किए जा सकेंगे। नाउ सी, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। वर्ड ट्रांजिशन क्यों देते हैं हम इनको? दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों इनको कहा जाता है? ट्रांजिशन मीन्स ग्रेडेशन मीन्स चेंज इन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, दे लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। दे लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, देयर प्रॉपर्टीज शोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक एंड दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर मेटालिक, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं। दे आर यूजुअली नॉन मेटल्स, एंड दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे शो द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, दे शो द ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम एस से पी ब्लॉक में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज की ग्रेडेशन होती है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। दैट्स व्हाई इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो वर्ड ट्रांजिशन कहाँ से आया? बिकॉज दे शो ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज दे लाई इन मिडवे बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, एस एंड पी ब्लॉक्स। सो दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे और फिर इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे। अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। मीन्स यहाँ पे जो ns सबशेल है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जो ns के अंदर सबशेल है, दैट्स n-1d, उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल, और इस शेल को हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, पेनल्टीमेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब हम भरते हैं, फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की,
electrons are filled in n-1 d subshell. For example, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास बहुत सारी शेल्स हैं, तो लास्ट शेल जो हमारी होगी दैट विल बी ns सबशेल, एंड जो ns सबशेल के अंदर सबशेल होगी दैट विल बी n-1 सबशेल, एंड दिस n-1 इज d सबशेल. तो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वी फिल द इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल में फिल करता है अकॉर्डिंग टू अपोलो प्रिंसिपल एंड अंडरस्टूड. नाउ सी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और उस डेफिनेशन को जो हमने अभी डिस्कस की. तो यहाँ पे जो हमारे दीज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू सीरीज. इनको हम सीरीज बनाते हैं. तो हमारे पास एक्चुअली 4 सीरीज होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. वन इज कॉल्ड 3D ट्रांजिशन सीरीज, एंड सेकंड इज कॉल्ड 4D, 5D एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज. तो हमारी जो पहली सीरीज है दैट इज 3D सीरीज. 3D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैडमियम एंड इट इज अप टू जिंक. तो स्कैडमियम बेसिकली फर्स्ट मेंबर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज है. उसके बाद हमारे पास टाइटेनियम है, फिर वनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, एंड उसके बाद वी हैव जिंक. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैडमियम इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D14s2. दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द D सबशेल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू S. इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D24s2. इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D34s2. मैं जनरल वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ. इसको भी अभी मैं पेंडिंग रखता हूँ बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शन. वो हमने डिस्कस किया है पहले भी कई बार, इसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. इसकी होगी 3D54s2, 3D64s2, 3D74s2. इसकी होगी 3D84s2. इसके हम अभी पेंडिंग रखेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D104s2. ना हमें पता है क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 3D44s2, but the configuration is not this. Its configuration is 3D54s1. Now why there is an exception? Why the configuration is 3D54s1? अब क्या होता है यहाँ जो 3D orbitals है they are half filled. Half filled orbitals are more stable compared to incompletely filled orbitals. D4 में हमारे पास एक incompletely filled orbital है. According to Hund's rule, this is more stable compared to this. That's why the configuration is 3D54s1. That's why the configuration is 3D54s1. There are reasons for this. The reasons are exchange energy and symmetry of orbitals. वो हमने पहले ही 11th क्लास में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे इट इज 3D104s1. तो हमने बताया था ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट फिलिंग डी ऑर्बिटल्स है. तो यहाँ पे देखो स्कैडियम में डी सबशेल जो हमारी है इट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड. यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड. दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट. टाइटेनियम में 2 डी इलेक्ट्रॉन्स है, इनकम्प्लीटली फिल्ड. वनेडियम में 3 डी इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स आल्सो इनकम्प्लीटली फिल्ड. और क्रोमियम में 5D इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स आल्सो इनकम्प्लीटली फिल्ड बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द D सबशेल. तो मैग्नीज की बात करते हैं वी हैव 3D54s2 5D electrons. In case of iron we have 6. In case of cobalt we have 7. In case of nickel we have 8. And in case of copper what happens? Now all of these after nickel they have incompletely filled D subshell. That's why they are transition elements. Now coming to the copper. Copper का केस डिस्कस करेंगे. तो कॉपर में क्या है एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन 3D104s1. तो 3D10 में क्या होता है, ये हमारा जो D सबशेल है इट्स कम्प्लीटली फिल्ड. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस शुड नॉट हैव बीन अ ट्रांजिशन एलिमेंट. लेकिन हमने डेफिनेशन में कहा था इधर इन द ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, और इन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कॉपर की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2+ है. अब कॉपर 2+ क्या है, इट हैज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेयर आई हैव डिस्कस्ड जॉन टेलर इफेक्ट. कॉपर 2+
को कॉपर 2+ में क्या होगा, बेसिकली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहाँ से एक, दैट इज 3d9. It will have configuration 3d9. 3d9 means it will have incompletely filled d subshell. The d subshell is not complete, therefore it is also a transition element. Now coming to the case of zinc. Now in case of zinc we have 3d10 4s2, means the d subshell is complete. Now if we take its most stable oxidation state, that is Zn2+, zinc exists in +2 oxidation state. Its most stable oxidation state is +2, means these electrons are lost, it is 3d10. Therefore all the d orbitals, they are completely filled, both in ground state as well as in excited state, means as well as in oxidation, its common oxidation state. So यहाँ पे क्या होता है, therefore zinc according to definition is not a transitional element. Zinc is not a transitional element. But why then zinc is included in the series? Zinc is not a transitional element because it has completely filled d orbital in ground state as well as in its most stable oxidation state. Now why then zinc is studied with transition elements? Why it's included in transition series? Now there are two reasons of this. Zinc को हम क्यों फिर भी अगर ये ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है, इसको हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में डिस्कस करते हैं या इनके साथ मतलब रिप्रेजेंट करते हैं. क्या होता है एक्चुअली, ये जो हमारा जिंक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दे रिजेंबल विद दीज ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. मींस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस जिंक, ऑल्दो इट इज नॉट अ ट्रांजिशनल एलिमेंट, it resembles with other elements. Properties of zinc mostly resemble with majority of these elements. Number second, जिंक को हम इसलिए भी इंक्लूड करते हैं सो दैट एक रेशनलाइजेशन क्लासिफिकेशन हमें मेंटेन यहाँ पे होता है, सो दैट वी कैन मेंटेन अ रेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. दैट्स व्हाई दे हैव बीन इंक्लूडेड. नाउ सी, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई. इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं. 4D सीरीज. So 4D series starts from ytterbium and it ends up to cadmium. Same is the case with cadmium. Cadmium also has completely filled d orbitals, but it is studied with these transitional elements. Although it's not a transitional element. तो हमारे पास ytterbium है, उसके बाद हमारे पास और भी एलिमेंट्स हैं. ytterbium से स्टार्ट होते हैं, cadmium से एंड होती है. यार जरा, दिस इज ZR, Nirvana, niobium, technetium. Like this we have number of elements: Yari, Zara, Nirvana, Motak, molybdenum, ruthenium, rhenium, nickel, palladium, copper, silver, zinc, cadmium. These are the elements of second transition series. You can remember them like this: Yari, Zara, Nirvana, Motak, Rahi, रहे, रकावट पड़े अगर कोई, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ निमोनिक्स प्रेजेंट एंड यू कैन फाइंड ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब. देयरफॉर यू कैन इजीली रिमेंबर दीज आर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. अब पता है आपको, यहाँ पे 21 एटॉमिक नंबर है. जब हम एक ग्रुप मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं, दिस इज 4th पीरियड एंड दिस इज 5th पीरियड. जब हम 4th पीरियड से 5th पीरियड में जाते हैं तो हमारा मैजिक नंबर 18 होता है. इसका अगर 18 ऐड करेंगे, इट विल बी 39, इट विल बी 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. These are elements of second transition series. Similarly हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, that is 6th period. This is 3rd, 4th and 5D series. 5D series lies in 6th period. It lies in 6th period. It starts from lanthanum. अब आपको पता है, जब हम 4th 5th पीरियड से 6th पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, मैजिक नंबर 18 होता है. 18 ऐड करो, इट विल बी 57. तो यहाँ पे एक स्टार है आपके पीरियोडिक टेबल में. ये स्टार क्या है, विल सी इट. उसके बाद हमारे पास हैफ्नियम है, एटॉमिक नंबर 72. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मरकरी है, एटॉमिक नंबर 80. ना सी, यहाँ से 57 से 72 तक में जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को, इसलिए यहाँ पे स्टार है. बीच में हमारे 14 एलिमेंट्स है. इन 14 एलिमेंट्स को हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. F block elements, because in this case last electron enters into F subshell. So इनको हम अलग से पढ़ेंगे इस यूनिट में, because इस यूनिट का नाम ही है D and F block elements. हम F block elements को यहाँ रहने देते हैं.
तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू consider competitive exam, electronic configuration of chromium, electronic configuration of copper, it is important, electronic configuration of palladium is important, silver is important, mercury is important, sorry, cadmium is important, nickel, palladium, platinum, copper, silver and gold. Electronic configuration of these 6 elements, they are important. So palladium, silver and cadmium, it's important, platinum, gold and mercury, it's important. So you should remember electronic configuration of only these 8 elements: platinum, gold, mercury, palladium, silver, cadmium, copper and chromium. These are important. Rest you need not to remember, only remember first transition series. So हमने यहाँ पे electronic configuration इनकी discuss की. Discussed electronic configuration of these transitional elements and the definition of transition elements. Now, what are these transitional elements? Those elements in which the last electron enters into d subshell and which are incompletely filled d subshell either in the ground state or in the first excited state. That becomes our definition. Now, can you say that if there is a question asked to you, although copper does not contain, although copper does not have incomplete d subshell, because its configuration is 3d10 4s1, then why it is considered as a transition element? The reason is that in case of copper, in its most stable oxidation state, that's copper 2+, the configuration is d9, therefore it's incompletely filled. D9 means like this, it's incompletely filled. There is absence of one electron. That's why it is considered, according to definition of transition elements, as a transitional element. Out of these all elements, copper, silver and gold, these three are called coinage metals. Earlier these were used for making coins. That's why they are called coinage metals. Now see, the last group, that is zinc, cadmium and mercury, they are not transitional elements. Because they do not, why they are not transitional elements? Because they do not have incomplete d subshell. Either in ground or in most stable oxidation state. Means their d subshell is completely filled, both in ground as well as in most stable oxidation state. That's why they are not considered as transition elements, or they are classified into transitional elements into d block groups. Why? In order to maintain a rational classification of the elements and their properties resemble to that of transitional elements. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को. प्रॉपर्टीज में हमें डिस्कस करना है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेटस, कलर, complex formation, magnetic properties, like that. So let us start. First property, that is atomic radii. तो जैसा कि हमने पढ़ा था यहाँ तक पीरियडिसिटी में, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है, एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस. और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, देन एटॉमिक रेडियस इट इंक्रीज. ये हमने पढ़ा था. लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ और ही होता है. फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस. तो हम जब यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मीन्स फॉर एग्जांपल हम स्कैंडियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. If we go from left to right, atomic radius should decrease. But what happens here? Let us see. यहाँ पे क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है और इसका एटॉमिक नंबर 30 है. नासी यहाँ पे कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे और कौन से फैक्टर्स
एक्सप्लेन करेंगे व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक रेडियस। तो इन दिस केस व्हाट हैपन्स, फर्स्ट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज इट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे तीन वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस आफ्टर मैग्नीज, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट इन द मिडल ऑफ द सीरीज, देन एट द एंड ऑफ द सीरीज इट इंक्रीजेस। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे, जो ये एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट एटॉमिक रेडियस स्काइडियम से मैग्नीज तक जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, देन एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज इट इंक्रीजेस। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे पहले याद रखने के लिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट्स लेंगे एटॉमिक नंबर वर्सेस जेड इफेक्टिव या एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम। यहाँ से हम एटॉमिक नंबर लेंगे, एटॉमिक नंबर, यहाँ से साइज ऑफ एटम। तो क्या होता है, फर्स्ट द साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फर्स्ट, इन द मिडल ऑफ द सीरीज इट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज इट इंक्रीजेस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे हमारा आयरन है, यहाँ पे हमारा निकल है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 26 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 28 है। आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस। अब इस ट्रेंड को एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, व्हाई दिस डिक्रीजेस फर्स्ट देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट द एंड इट इंक्रीजेस। नाउ सी कौन से फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, दैट्स प्रोटॉन्स। इसके बाद हमारे पास n-1d सबशेल है, दिस इज n-1d सबशेल। उसके बाद हमारे पास ns सबशेल होता है। तो हमने अभी देखा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ns में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम स्काइडियम में देखेंगे, इट हैज कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2, मीन्स 4s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 1 इलेक्ट्रॉन है। सी यहाँ पे न्यूक्लियस इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना साइज कम होगा ना। सी यहाँ पे क्या होता है, मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इनके अंदर n-1d सबशेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करेगा, मीन्स इनको शील्ड करेगा, इनको ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने नहीं देगा। मीन्स जितने ज्यादा हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ज्यादा शील्डिंग होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना लूजली वो बाउंड होगा टू द न्यूक्लियस, जितना लूजली बाउंड होगा उतना साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा ना। सी क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज का कितना इफेक्ट रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियर चार्ज का कितना इफेक्ट रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियर चार्ज का कितना इफेक्ट रहेगा, हाउ मच द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब हमारे पास ये इस इलेक्ट्रॉन ने जो इनको शील्ड किया, इस इलेक्ट्रॉन ने जो इनको स्क्रीनिंग किया, इसने जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ाया, दैट्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। सी अगर यहाँ पे शील्डिंग ज्यादा होगी तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कम टाइटली लूजली बॉन्ड होंगे, मतलब ये न्यूक्लियस की चार्ज को कम फील करेंगे। कितनी चार्ज, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का फील करेंगे, दैट्स कॉल्ड जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है, ये होता है बराबर न्यूक्लियर चार्ज कितना है माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इनर शेल में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जब ये डी सब शेल कंप्लीटली फिलअप होगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट विल ओवर डोमिनेट जेड इफेक्ट। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट्स लग जाते हैं। एक है हमारा जेड इफेक्ट। सोचो अगर जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन होगा शील्डिंग इफेक्ट, नाउ सी
इफ z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, अगर z इफेक्टिव सिग्मा से ज्यादा है, देन व्हाट हैपन्स, इट विल हेल्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो z इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस, तो क्या होगा जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, z effective over dominates screening effect. So in first case what happens, why the atomic radius first decreases up to the middle of the series, because z effective जो यहाँ पे होता है that is more than that of screening constant, z effective predominates screening effect, that is the size decreases up to the middle of the series. The reason is z effective predominates or over dominates screening effect. Z effective over dominates screening effect, उसके बाद क्या होगा, यहां तक हमने 2-4 इलेक्ट्रॉन भर लिए, z इफेक्टिव ज्यादा था बिकॉज स्क्रीनिंग कम थी। उसके बाद जब आयरन, कोबाल्ट और निकल में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद रिपल्शन भी ज्यादा बढ़ने लगता है, स्क्रीनिंग भी बढ़ने लगता है। इनमें कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग का जो मैग्नीट्यूड है दैट्स ऑलमोस्ट इक्वल। इन दिस केस व्हाई द साइज रिमेन सेम, बिकॉज z effective becomes almost equal to that of screening effect। z effective और screening अगर almost same होगा तो इनका साइज भी almost constant रहेगा। now at the end of the series why it increases, see ये हमारे पास न्यूक्लियस था, this is n-1d and this is ns इलेक्ट्रॉन, ns में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन केस ऑफ कॉपर वी हैव 3d10 4s1, मीन्स हमारी जो इनर शेल है इट इज कंप्लीटली फिल्ड मीन्स ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ही ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग ज्यादा होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो साइज बढ़ेगा। तो इन दिस केस व्हाई द साइज इंक्रीजेस, बिकॉज जो हमारा सिग्मा है दैट डोमिनेट्स z इफेक्टिव। सो दिस इज द रीजन व्हाई द एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज and then remains constant, and at the end of the series it increases, this is the reason। same trend will be followed by ionic radii। लेकिन ionic radii में क्या होता है, जिंक का ionic radii ज्यादा होता है कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट को मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह समझाया है। हमने यहाँ पे पढ़ा z इफेक्टिव क्या होता है और z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट से एटॉमिक रेडियस पे कौन सा असर पड़ता है। नासी हमने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज देन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके बाद इट इंक्रीजेस। ये 3D सीरीज का भी होगा, 4D सीरीज का भी होगा, 5D सीरीज का भी होगा। अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे विल सी व्हाट हैपेंस, कैडमियम, टाइटेनियम, वनेडियम लाइक दिस। कैडमियम के नीचे हमारा क्या है, यट्रियम, उसके बाद लैंथेनियम, यहाँ पे क्या है हमारा यारी जरा जिरकोनियम, और यहाँ हमारा हैफ्नियम है लाइक दिस। यहाँ पे हमारा है वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो जिंक के नीचे कौन सा एलिमेंट था, कैडमियम, उसके बाद मरकरी। तो कॉपर के नीचे पलाडियम, उसके बाद प्लैटिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पलाडियम, प्लैटिनियम, कोबाल्ट, रुथेनियम, इरिडियम, आयरन, रहोडियम, ओस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, और भी कुछ अभी याद आएगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन वी हैव। In this case, vanadium, niobium, tantalum. So we have these type of elements। हमें देखना है from top to bottom अगर आप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस को क्या होगा, एटॉमिक रेडियस को क्या होगा। नसी हमने कहा था अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। तो ये वाली सीरीज जो है इट इज 3D सीरीज, दिस इज 4D सीरीज, दिस इज 5D सीरीज। ये 4th पीरियड में लाइक करते हैं, दिस इन 5th पीरियड एंड दिस इन 6th पीरियड। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं nth शेल को, nth मतलब यहाँ पे nth शेल कौन है, 4th शेल, यहाँ पे 5th शेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम 3D में भरते हैं, यहाँ पे 4D में।
साइज ऑफ 4D इज मोर, देयरफॉर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज व्हाट हैपन्स, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो क्या होता है, अगर हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। नाउ व्हाट इज द रीजन, रीजन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीजेस। तो अब देखना है फोर्थ से अगर हम फिफ्थ सीरीज में जाएंगे देन व्हाट हैपन्स, अगर हम फोर्थ सीरीज से फिफ्थ सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा, 4D सीरीज टू 5D सीरीज क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक और क्वांटम नंबर बढ़ता है, एक और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, n इंक्रीजेस। n अगर इंक्रीज होता है तो साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, size of 4D and 5D series, it is almost same, it is comparable. Size of 4D and 5D series means size of, except this group, size of this series 4D series and 5D series, it is same. Size of 4D series, यहाँ पे W है, size of 4D series and 5D series, it is comparable, it is similar, means size of zirconium and hafnium is same. वाई, इसके लिए एक रीजन होता है, यहाँ पे मैंने कहा था अभी, यहाँ पे 14D, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन f सबशेल में भरना पड़ता है, दे आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स। उन f ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से एक टाइप का कंट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो रीजन फॉर दिस इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा सेपरेट टॉपिक होगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वहाँ पे हम इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, व्हाई द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज रिमेन सेम ऑल्दो इट शुड इंक्रीज। तो क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ 4D सीरीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 5D सीरीज, सॉरी, साइज ऑफ 4D सीरीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 3D सीरीज, बट द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स इज सेम एक्सेप्ट दिस ग्रुप, एक्सेप्ट दिस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे लेंथ यहाँ पे कोई भी f ब्लॉक एलिमेंट नहीं आता। तो अगर इस ग्रुप की बात करेंगे तो किसका साइज बड़ा होगा, लेंथेनियम का, उसके बाद यट्रबियम का, उसके बाद स्कैडियम का। लेकिन अगर वहीं पे इस ग्रुप की बात करेंगे तो टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम में अगर देखेंगे, जिरकोनियम एंड हैफनियम विल हैव सिमिलर साइज, टाइटेनियम विल हैव लेस साइज देन दैट ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम, बिकॉज इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। अब इनका साइज क्यों सेम है, बिकॉज इनमें लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, विल डिस्कस इट सेपरेटली। तो हमने यहाँ पे देखा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच गवर्न एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियो, दैट Z effective and screening effect. First, the atomic and ionic radius decrease up to the middle of the series. Middle of the series, why? Because Z effective over dominates screening effect. Then in the middle of the series it remains almost constant. Why? Because Z effective and screening effect, they are comparable, their magnitude is comparable. Then at the end of the series screening effect increase होता है. Why? Because जो D सबशेल है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा रिपल्शन होता है, स्क्रीनिंग बढ़ता है, शील्डिंग बढ़ता है, Z इफेक्टिव कम हो जाता है, दैट्स वाई एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियो इंक्रीजेस। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इन केस यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।